नहीं तो 1 घंटे के करते हैं ना। मोनी, अंकित, राम राम। फिर ठीक है रूबल। सर ये बताएं, कल जो लास्ट वाला टाइप था, हाँ वैशाली बोलो आगे। बोलो बोलो। हाँ फिर ठीक है। फिर ठीक है रूबल। सर लीनियर अलजेब्रा के बाद क्या कराएंगे आप? गुड क्वेश्चन। लीनियर अलजेब्रा के बाद मैं कराऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है सीमा। बस फिर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने यूजी पीजी का लगभग लगभग कर ही लिया काम। वेक्टर कैलकुलस भी कराना है, वेक्टर कैलकुलस भी कराएंगे 12वीं वाला वेक्टर करा के उसके बाद। बस फिर अब यूँ समझ लो थोड़ी 10 एक क्लास के बाद फिर हम 11वीं 12वीं का खींचना शुरू कर देंगे सिलेबस। मैं तुम्हें बड़े शांति से चीज़ें करा रहा हूँ, बड़े इत्मीनान से। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि मुझे हाँ ग्रेजुएशन का सीक्वेंस सीरीज सीमा। मनीष नमस्ते, मैं ठीक हूँ। तो अब मेरा ये टारगेट है कि जो मैं करा रहा हूँ वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि बाकी सारा तो तुम्हारे पास अवेलेबल ही है। मान लो अगर एग्जाम की डेट आ जाती है, फॉर्म आ जाते हैं, तो तुम अपना 11वीं 12वीं का रिकॉर्डेड से भी कर सकते हो। तो वो तो तुम कर लोगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। मैं थोड़ा सा खींच के करता अगर तुम्हें सिर्फ पूरा लाइव मिलता। अब सारा का सारा तुम्हारे पास रिकॉर्डेड है, तो किसी भी टाइम एग्जाम आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है, 1 महीना भी होगा तो तुम इजीली सारे वीडियोस को देख लोगे, है ना। उसको दोबारा गाने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें शांति से तुम्हें करा दूँ, ताकि वो तुम्हें ज़्यादा फायदा करे। निधि गुड इवनिंग। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालने कल हमने सीखे थे। आज हम उससे आगे की हमारी बात बढ़ाते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं नई बातों का। ठीक है, तो आज हम जो कंसेप्ट देखेंगे वो देखेंगे एएम और जीएम का। एएम को बोलते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू। एक आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? इवनिंग कुनिका। और एक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू, इसको हम बोलते हैं एएम, तो हम बोलते हैं जीएम। ठीक है, तो एएम और जीएम का कंसेप्ट देखते हैं, इससे हमें 2 4 बातें पता लगेंगी। ठीक है, एएम क्या होता है? देखो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है आइगन वैल्यू की? कहता है कि नंबर ऑफ टाइम्स ए आइगन वैल्यू एन आइगन वैल्यू, नंबर ऑफ टाइम्स एंड आइगन वैल्यू रिपीट्स इटसेल्फ। एक आइगन वैल्यू कितनी बार खुद को रिपीट करती है, एक आइगन वैल्यू कितनी बार खुद को रिपीट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। मान लो एक आइगन वैल्यू, तुमने एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकाली, ठीक है, और उसमें एक आइगन वैल्यू मान लो 3 बार आ गई। मान लो 0 आइगन वैल्यू है पर वो 3 बार आ रही है, 0 0 0, तो उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 बोली जाएगी, 3। एक आइगन वैल्यू कितनी बार आ रही है वो उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। ठीक है, और आइगन वेक्टर क्या होता है, सॉरी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? कहता है कि द नंबर ऑफ एल आई आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू ए आइगन वैल्यू, कोरस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू। ठीक है, एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जितने आइगन वेक्टर्स निकल के आएंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, उनको उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बोली जाती है। जैसे अगर तुम्हें कल याद हो तो हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकाले थे। तो अगर मैं याद करूं तो एक आइगन वैल्यू ऐसी थी जो 2 बार आ रही थी, शायद 1 थी वो आइगन वैल्यू। 1 आइगन वैल्यू 2 बार आ रही थी। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जाम्पल से बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। ठीक है, तो ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, सॉरी एएम और जीएम हो गए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं तुम्हें कहता हूँ कि एक मैट्रिक्स ले ली ए 1 0 0, एकदम सिंपल सी 0 1 0 0 0 1 0 0 1। इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या है बताओ? इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज डायरेक्टली बता सकते हो? इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या हम डायरेक्टली बता सकते हैं? इस मैट्रिक्स की क्या आइगन वैल्यूज हम डायरेक्टली बता सकते हैं? क्या होगी बताओ? क्या होंगी? ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर भी है अपर ट्रायंगुलर भी है, तो इसके आइगन वैल्यूज सीधा सीधा क्या हो जाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। गुड इवनिंग रेनू। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज तीनों ही क्या हो जाएंगी? 1 1 1 हो जाएगी। नहीं नितेश, 3 कैसे होगी? इस मैट्रिक्स की तीनों आइगन वैल्यूज क्या होंगी? 1 1 1 होगी। तीनों आइगन वैल्यूज सेम होगी। ठीक है, तो 1 ही इकलौती आइगन वैल्यू है, इकलौती आइगन वैल्यू 1 है, वो ही 3 बार आ रही है, वो ही 3 बार आ रही है। तो इसकी जो क्या होगी आइगन वैल्यू जो 1 है उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एम ऑफ 1
1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 होगी। 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 हो गई। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर्स और निकालते हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं? आइगन वेक्टर्स और निकालते हैं। 4 लैम्डा इज इक्वल टू 1, 1 के लिए आइगन वेक्टर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? a माइनस 1 i, a माइनस 1 i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब a में से तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में से आइडेंटिटी सब्ट्रैक्ट होगी तो नल मैट्रिक्स आ जाएगी। अब देखते हैं कौन बताता है। इसके आइगन वेक्टर्स निकाल के बताओ, इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स निकाल के बताओ क्या आएंगे। बोलो आइगन वेक्टर्स क्या है? यहां से आइगन वेक्टर क्या बनेंगे ये बताओ, देखते हैं कौन बताता है। नहीं नितेश, वैसे तो वो नहीं है नीतीश। हम्म, 3 फ्री वेरिएबल्स हैं। बिल्कुल 3 फ्री वेरिएबल्स हैं, है ना? कितने फ्री वेरिएबल्स हैं? 3 फ्री वेरिएबल्स हैं, तीनों ही फ्री हो गए। हाँ बिल्कुल दीपिका, अगर यहाँ से देखोगे तो 0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा, तीनों फ्री हो गए। यानी कि 3 कंडीशन आ गई इंडिपेंडेंट। कितनी इंडिपेंडेंट कंडीशन आई? 3 इंडिपेंडेंट कंडीशन आई। ये देखो, ये कह रही है कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। कहाँ से आया x y z 0? रेनू, ये तो कहीं से नहीं आया। मोनी कह रहा है कि पहला वेक्टर 0 0 0, रितु भी कह रही है 0 0 0 0 0 0, तो आइगन वेक्टर हो ही नहीं सकते। यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आएगी? 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0, यही तो निकल के आएगी। 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0, है ना? यही निकल के आ रही है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे x को, y को, z को, तीनों को फ्री किया जा सकता है। जब x को फ्री करोगे तो y और z को क्या कर देंगे हम? 0 0, क्योंकि 3 फ्री कंडीशंस हैं, एक नहीं है 3 फ्री कंडीशंस हैं। तो 1 x को फ्री करोगे तो एक आइगन वेक्टर आएगा, y को फ्री करोगे तो x और z को 0 ले लेंगे, और z को फ्री करोगे तो x और y को 0 ले लेंगे। तो ये आइगन वेक्टर्स नहीं बनेंगे? खुद सोचो। और ये तीनों आइगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, तीनों आइगन वेक्टर्स क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 3 होगी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितनी आ गई? जीएम भी कितना आ गया? जीएम 3 आ गया, क्योंकि 1 के कोरस्पोंडिंग, 1 के कोरस्पोंडिंग कितने आइगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट आए? 3 इंडिपेंडेंट आए। तो 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 3 है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 3 ही है। समझ गए? अब ये नहीं करना इतना बड़ा काम जीएम निकालने के लिए, तो मैंने सिर्फ तुम्हें समझाया है। जीएम हम ट्रिक से ही निकाल लेंगे, ठीक है? कैसे निकालेंगे ये देखो। पहले तो यहाँ पे आ जाओ, कहता है कि जो एम है ना, एम एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से बड़ी या उसके बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी हमेशा दिमाग में फिट रखेंगे। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से हमेशा बड़ी होती है या बराबर हो सकती है। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कभी कम नहीं हो सकती ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से। इसका मतलब समझने की कोशिश करो। एक आइगन वैल्यू जितनी बार आ रही है तो आइगन वेक्टर्स जो होंगे ना वो ज्यादा से ज्यादा उतने ही आ सकते हैं जितनी बार वो आइगन वैल्यू आई है। जैसे कि यहां पे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 आ गई, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 आ गई, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी या तो 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी, 0 भी नहीं हो सकती। एक आइगन वेक्टर तो पक्का मिलता है, एक भी आइगन वेक्टर ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर ज्योमेट्रिक एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के पास ऑप्शंस थे 3, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स बने। ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात सभी को समझ आ रही है? तो एम जो होता है वो जीएम से हमेशा या तो बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर एक ऐसी मैट्रिक्स बनाई जिसकी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, मान लो एक 3x3 मैट्रिक्स की एक मैट्रिक्स ले ली, मान लो जिसकी आइगन वैल्यूज आई 1 2 3, तो मुझे क्या तुम ये बता सकते हो कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, 2 के कोरस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर्स मिलेंगे और 3 के कोरस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर्स मिलेंगे? बताओ 1 के कोरस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं इंडिपेंडेंट? कितनी चॉइस है? 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 1 है। 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 है और 3 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 है, क्योंकि एक एक बार आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये एक एक बार आ रहे हैं। तो बताओ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फिर कितनी हो सकती है? हाँ ऐसा कह सकते हो मोनी, बिल्कुल। बताओ, यहां से तुम्हें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, वहां तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से बताओ। अगर 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, यानी कि 1 एक ही बार आया है, तो फिर इससे ज्यादा तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो नहीं सकती। 1 से ज्यादा तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो नहीं सकती।
और 0 भी नहीं हो सकती। तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं बचा है कि 1 के लिए 1 ही होगा? बिल्कुल संजीव। तो तीनों के लिए जीएम 1 1 1 नहीं आएगा, 0 नहीं हो सकता है रूबल, 0 नहीं होगा। एक आइगन वेक्टर जरूर मिलता है, आइगन वेक्टर कभी ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। तो तीनों के लिए जीएम सिर्फ 1 ही होगा, है ना। तो जब भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती हैं, जब भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती है, तो सबके लिए एक बढ़िया बढ़िया एक एक आइगन वेक्टर मिल जाएगा। तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा बता सकते हो। और तो और भी अच्छे से बता सकते हैं। तुम सोच रहे हो कि सर अगर रिपीट करेगी तो सीधा कैसे बताएंगे? रिपीट अगर कर जाएगी तो रिपीट करेगी तो सीधा कैसे बताएंगे? तो उसका तरीका सुनो। अब क्या कहता है कि जीएम क्या होता है तुम्हारा, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। जीएम क्या होता है तुम्हारा? जीएम जीएम होता है तुम्हारा नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स। ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स की जो नलिटी होगी ना, वो जीएम होती है उस आइगन वैल्यू की। ए माइनस लैम्डा आई की जो नलिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वो जीएम होगा। या नलिटी को मैं क्या बोल सकता हूं? नलिटी को मैं क्या ये नहीं बोल सकता कि जो एन है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उसके अंदर से रैंक को हटा दो, रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ये भी कह सकते हैं हम, जीएम ये हो जाएगा तुम्हारा, जीएम तुम्हारा ये हो जाएगा। ये नहीं कह सकते? कैसे? देखो, जैसे कि हम यहाँ पे जीरो वाली की बात कर रहे थे, जीरो वाले की बात कर रहे थे, तो जीरो की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई? 3 आ गई। जीरो की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 आ गई। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बतानी है, तो मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स निकालूंगा। ए माइनस लैम्डा आई क्या होगा? ए माइनस 0 आई, सॉरी 1 आई, 1 आई, 1 थी ना आइगन वैल्यू, ए माइनस 1 आई। अब ए माइनस 1 आई मैट्रिक्स क्या बनी? मेरी नल मैट्रिक्स बनी। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, ए माइनस आई की जो रैंक है वो 0 है। इस मैट्रिक्स की रैंक 0 है, सारी रोज 0 है ऑलरेडी, नॉन 0 रो है ही नहीं, तो रैंक 0 है। तो इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी? ए माइनस आई की नलिटी, ऑर्डर कितना है इसका? 3 क्रॉस 3 का, 3 कॉलम है, तो 3 माइनस 0 कितनी आ गई? नलिटी 3 आ गई। नलिटी अगर 3 आ गई तो 3 ही आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 ही होगी। समझे? तो मैं कुल मिला के इस इनइक्वालिटी को ऐसे भी लिख सकता हूं ताकि तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि जो जीएम होगा ना, वो 1 या 1 से बड़ा होगा और एम या उससे छोटा होगा, ताकि तुम्हें ये दिमाग में रहे कि जीएम 0 नहीं हो सकता है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जो मैंने जीएम निकालने का तरीका बताया, ये समझ में आया या नहीं आया? जैसे कि एक एग्जाम्पल करा देता हूं मैं, एक एग्जाम्पल करा देते हैं। पहले बताओ कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ हाँ, एग्जाम्पल मैं करा दूंगा, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं। 1 2 3 माइनस 6, 1 2 3 माइनस 6 माइनस 6। बताओ इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बताओ जल्दी से। या एक काम करते हैं, यही ले लो, 1 2 3 माइनस 6, सारी यही ले लो। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बताएंगे क्या होगी। आइगन वैल्यूज बताओ, कल बताया था मैंने तुम्हें ये सारा। बोलो। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बताओ। वेरी गुड देवकांत, रैंक 1 मैट्रिक्स है, रैंक 1 मैट्रिक्स है। रैंक 1 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या बताई? ट्रेस देखो, ट्रेस कितना है? ट्रेस इसका 0 है, इसका ट्रेस है 0, तो ट्रेस 0 है, और बाकी जो बच गई वो सारी 0 होती है ना। तो बाकी सारी की सारी क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। संजीव पढ़ के नहीं आया है, मोनी भी नहीं पढ़ के आया है, बस क्लास कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर सिर्फ क्लास करते हो और खुद बैठ के नहीं पढ़ते हो ना, तो कोई फायदा नहीं है भाई, है ना। चीजें खत्म हो जाएंगी, बस तब समझ में आएंगी, बाद में खत्म हो जाएंगी। खुद से जरूर पढ़ा करो भाई एक बार। तो आइगन वैल्यू 0 0 0 आ गई, यानी कि सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू आई, सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू आई। तो 0 का जो एम है, एम तो आ गया 4, 0 4 बार आ रही है तो एम आ गया। चलो अब जीएम निकाल के बताओ सारे, जीएम निकाल के बताएंगे, सारे जीएम निकाल के बताएंगे मुझे, सारे जीएम निकाल के बताएंगे, फिर मैं एक क्वेश्चन और कर दूंगा। वैशाली ने भी बताया।
दीपिका ने बताया जीएम 4 होगा, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। जीएम के लिए क्या करोगे, पहले ए माइनस जीरो आई मैट्रिक्स बनाओगे। ए माइनस, हाँ रूबल देवकांत मोनिका ठीक है। ए माइनस जीरो आई मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये सेम यही बनेगी। ए माइनस जीरो आई जो मैट्रिक्स बनेगी वो सेम यही बनेगी। 1 2 3 माइनस 6, 1 2 3 माइनस 6, 1 2 3 माइनस 6 और 1 2 3 माइनस 6। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, इस मैट्रिक्स की रैंक है 1, इस मैट्रिक्स की रैंक 1 है, तो इसकी नलिटी कितनी होगी, नलिटी ए माइनस जीरो आई की नलिटी 4 माइनस 1 कितनी हो जाएगी 3, इस मैट्रिक्स की नलिटी हो जाएगी 3। तो नलिटी अगर 3 है तो जीएम फिर 3 होगा, यानी कि जीरो के कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें 3 आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। सौम्यदीप आइगन वेक्टर्स नहीं लिखने, आइगन वेक्टर नहीं पता क्या मिलेंगे, सौम्यदीप ने आइगन वेक्टर बना दिए। अगर 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है उसका मतलब ये नहीं है कि आइगन वेक्टर ये होंगे 1 0 0 0, हमें ये पता है कि 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएंगे, ये मत लिखाना, ये गलत हो जाएगा। हमें नहीं पता आइगन वेक्टर्स क्या है, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर और भी कुछ हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना यही होंगे। ठीक है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कितने आइगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे, क्या होंगे ये नहीं कमेंट कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है, एक और कर लो। पहले तो इसकी आइगन वैल्यूज बताओ सारे, पहले तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बताओ सारे, डायरेक्ट आइगन वैल्यूज बताएंगे। आइगन वैल्यूज बताओ। बहुत बढ़िया देवकांत निशांत, इनको समझ आ गया। जीएम नहीं निकाल पा रहे हैं, जीएम में क्या वैशाली, निकाल तो रहा हूं तुम्हारे साथ साथ, पहले इसकी रैंक निकालो और फिर उसमें से निकाल दो, एन में से घटा दो। इसकी आइगन वैल्यूज क्या आई, देवकांत और निशांत ने निकाल दिया, बहुत बढ़िया। कैसे निकलेंगी, कौन सी टाइप बन रही है, इसको हम स्प्लिट करेंगे ऐसे, इसको हम ऐसे स्प्लिट कर देंगे, है ना। तो ये वाली आइगन वैल्यू बन, ये वाली मैट्रिक्स बन गई ए वाली, ये बन गई बी वाली, ये नल मैट्रिक्स और ये भी नल मैट्रिक्स, है ना। ये दोनों स्क्वायर होनी चाहिए, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, बाई चांस सारी स्क्वायर है। तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या है, देखो ये अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, तो इसकी आइगन वैल्यूज 5 5 हो जाएंगी, और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज 6 6 हो जाएंगी। ऐसे ही किया है ना। तो अब आइगन फोर 5, पहले 5 की बात करेंगे, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 5, इसका एम कितना है, इसका एम 2 है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है इसकी, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। चलो शाबाश, अब इसका जीएम बताओ, जीएम बताओ शाबाश, दो आइगन वैल्यू का जीएम बताएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2 का जीएम बताएंगे क्या होगा। देवकांत का आंसर आया। जीएम के लिए क्या करोगे, रूबल का भी आया शाबाश, ए माइनस 5 आई मैट्रिक्स निकालेंगे, ए माइनस 5 आई, तो ए माइनस 5 आई निकालो, यानी कि ए मैट्रिक्स में से 5 घटाना है, 5 घटाओगे तो 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 और लास्ट वाले में से भी 0 0 0 1, ये आया। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, साफ दिख रही है, इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है, एक रो पूरी 0 है, बाकी तीनों नॉन जीरो है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आई, ए माइनस 5 आई की रैंक आई 3। ठीक है, इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी, नलिटी हो जाएगी 4 माइनस 3। ठीक है, कितनी आ गई, 1 आ गई, यही इसका जीएम हो जाएगा, तो इसका जीएम कितना हो गया, 1 हो गया। कुल मनीष समझ गए। सिमिलरली फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा इज इक्वल टू अगर मैं 6 की बात करूं, ए माइनस 6 आई निकालो, ए माइनस 6 आई कितना आएगा तुम्हारा, माइनस 1 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आई। बिल्कुल रूबल। तो रैंक कितनी हो जाएगी ए माइनस 6 आई की, ए माइनस 6 आई की रैंक हो जाएगी 2, 2 ही रो नॉन जीरो है। ठीक है, तो नलिटी कितनी हो जाएगी ए माइनस 6 आई की, 4 माइनस 2 यानी कि 2, तो जीएम ये आ गया। अब हो जाएगा, बोलो अब तो कर लोगे, ए एम जी एम, ए एम जी एम निकल जाएंगे, बताएंगे जल्दी से। चलें आगे।
तो अब ये कंसेप्ट आगे यूज होगा हमारा, ठीक है, एएमजीएम का कंसेप्ट आगे यूज होगा। तो पहले आता है केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम देखो क्या कहती है। केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, ये देखो। केले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि एवरी मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation, its characteristic equation। कहता है इस दुनिया की हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स अभी ली थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हो एकदम आसान सा समझने के लिए, है ना। इस मैट्रिक्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनाएंगे तो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या बनेगा, देखो 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो 1 माइनस लैम्डा इंटू में 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस का 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इस मैट्रिक्स की। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो कहता है कि जो हमारी मैट्रिक्स है ना, वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कहने का मतलब क्या कि लैम्डा की जगह अगर तुम मैट्रिक्स उठा के रख दोगे, लैम्डा की जगह अगर तुम मैट्रिक्स को ही उठा के रख दोगे ना, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि 1 तो क्या बन जाएगा, 1 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। लैम्डा की जगह तुम रख दो ए, ये बन जाएगा होल क्यूब और इज इक्वल टू में नल मैट्रिक्स 0। तो देखो क्या सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। जब तुम i माइनस ए करोगे, जब तुम i माइनस ए करोगे तो कितना आ जाएगा, i माइनस ए करेंगे तो नल मैट्रिक्स बन जाएगी। नल मैट्रिक्स का क्यूब इज इक्वल टू 0, है ना। तो सेटिस्फाई हो रहा है, नल मैट्रिक्स का क्यूब करोगे तो नल मैट्रिक्स ही आएगी इज इक्वल टू 0। तो ये कहना चाह रहा है कि हर एक मैट्रिक्स जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये बात समझ आई या नहीं आई? वैशाली को मोस्टली एक बार में समझ आता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना ली, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह मैट्रिक्स को पुट कर दो, तो वो मैट्रिक्स जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। जो कांस्टेंट होंगे वो तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, कांस्टेंट होंगे क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी में कन्वर्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोलूं कि एक मैट्रिक्स है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मान लो ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कोई भी एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, तो फिर हम, या 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, हम ये कह सकते हैं लैम्डा की जगह अगर तुम ए मैट्रिक्स रख दोगे तो ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 3i, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल बन जाएगा। 12वीं क्लास में देखते हैं मैट्रिक्स पोलिनोमियल। तो जब तुम ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालोगे, माइनस का 2a करोगे, फिर उसमें 3 टाइम्स आइडेंटिटी जोड़ दोगे तो वो 0 आ जाएगा। समझ गए? तो एक मैट्रिक्स जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है। मान लो मैंने कह दिया कि एक मैट्रिक्स है, सपोज मैंने कह दिया, इसका फायदा क्या हो गया, देखो मैंने कह दिया कि सपोज ए इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग a square is equal to I, then find eigen values of A। देखो जैसे कि मान लो ये कह दिया मैंने तुमसे, मैंने कह दिया कि एक मैट्रिक्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। अब उल्टा सोचो, यानी कि ये मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रही होगी। मैट्रिक्स जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी, वो उसकी क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी कि ये ए की जगह क्या रहा होगा, लैम्डा स्क्वायर रहा होगा, और आइडेंटिटी की जगह क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, है ना। आइडेंटिटी की जगह क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। यानी कि यहां से लैम्डा पता लग गया, क्या, प्लस माइनस 1। यानी कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या रही होगी, 1 और -1। समझे या नहीं समझे? बोल ही नहीं रहे हो, समझे कि नहीं समझे, कहाँ चले गए पता नहीं। समझ आ गई बात, क्या चक्कर है। हाँ तो आगे बढ़ रहा हूँ, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ केले हैमिल्टन का काम है। अब इसके बाद आता है हमारा मिनिमल पोलिनोमियल। ये थोड़ा सा मैं इसमें डेप्थ में जाना, थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, और थोड़ा सा कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन मिनिमल पोलिनोमियल से आ जाता है ना। ठीक है, मिनिमल पोलिनोमियल देखो क्या होता है, ऑफ ए। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल तो तुमने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल तो देख ही लिया तुमने। अब मिनिमल पोलिनोमियल देख लो, ये का क्या होता है। मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है, एक मैट्रिक्स का, हमने अभी तक कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल देखा है, ठीक है।
तो क्या कहता है, कहता है द लीस्ट डिग्री मोनिक पोलिनोमियल, द लीस्ट डिग्री मोनिक पोलिनोमियल satisfied by matrix A, the least degree monic polynomial satisfied by matrix A such that, साथ साथ क्या है, such that पहला कहता है जो ये मिनिमल पोलिनोमियल है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को डिवाइड करना चाहिए। ये जो मिनिमल पोलिनोमियल है ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को डिवाइड करना चाहिए, तो खाली सी ही लिख दो। दूसरी बात, मिनिमल पोलिनोमियल के अंदर मिनिमल पोलिनोमियल मस्ट कंटेन, मैं समझाऊंगा एक बार, डेफिनेशन लिख देता हूं। मिनिमल पोलिनोमियल मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन फैक्टर फॉर ईच आइगन वैल्यू, एट लीस्ट वन फैक्टर फॉर ईच आइगन वैल्यू। ठीक है, समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के जैसा ही एक और पोलिनोमियल होता है जिसको मिनिमल पोलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे उसकी खास बातें देखो। सबसे पहले तो मोनिक पोलिनोमियल, सबसे पहले लीस्ट वर्ड आया। लीस्ट मतलब सबसे छोटी डिग्री वाला, सबसे छोटी डिग्री वाला। जैसे कि मान लो अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल 3 डिग्री का है, मान लो क्यूबिक है, तो तुम्हारा जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो या तो 2 डिग्री का भी हो सकता है, वो 1 का भी हो सकता है, और वो 3 का भी हो सकता है। 3 या 3 से कम डिग्री का होगा। ठीक है, जो मिनिमल पोलिनोमियल होगा वो 3 या 3 से कम डिग्री का होगा। तो सबसे पहले तो लीस्ट। मोनिक का मतलब क्या होता है, मोनिक का मतलब होता है कि हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है, हाईएस्ट डिग्री जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर मिनिमल पोलिनोमियल है, नहीं होनी, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बड़ी डिग्री का होता है, वो मिनिमल पोलिनोमियल को डिवाइड नहीं करेगा। तो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए, पहली बात। सबसे कम डिग्री का होना चाहिए। फिर कहता है कि मिनिमल पोलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को डिवाइड भी करना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ ये कहता है डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई फैक्टर कोई हटा दो, ऐसा नहीं करना है। हर आइगन वैल्यू के लिए एक फैक्टर आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कह दिया एक कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनाया तुमने लैम्डा में, एक मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनाया, लैम्डा -1 का होल स्क्वायर और लैम्डा -2। ये मान लो तुमने एक कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बना दिया एक मैट्रिक्स का, जिसकी आइगन वैल्यूज क्या है, 1 और 2 है। 1 2 बारी आ रहा है और 2 1 बारी आ रहा है। अब इसके मिनिमल पोलिनोमियल क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी। अगर मैं इसके मिनिमल पोलिनोमियल्स निकालूं तो क्या क्या हो सकते हैं। पहला, सारे फैक्टर भी रहने चाहिए, डिवाइड भी करना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो क्या होगा, एक तो ये चांस है कि लैम्डा -1 एक बार आए और लैम्डा -2 हो जाए, या तो हो सकता है ये होगा, ये भी हो सकता है ना इसका मिनिमल पोलिनोमियल, क्योंकि देखो ये सारी बातें सेटिस्फाई कर रहा है। ये कम डिग्री का भी है, ये मोनिक भी है, और ये क्या है, सारे फैक्टर भी रख रहा है। दूसरा हो सकता है ये खुद ही हो, ये पॉसिबिलिटीज हैं। ये हम एक से ज्यादा नहीं होगा, मिनिमल पोलिनोमियल एक ही होगा, पर ये पॉसिबिलिटीज लिख रहे हैं। अब पता कैसे लगेगा कि इनमें से कौन सा है, क्वेश्चन यही है। पता कैसे लगेगा कि कौन सा है, जिसको ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर जाए, हम ये भी लिख रहे हैं ना, सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक्स ए, जिसको ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमल पोलिनोमियल हो जाएगा। अब सेटिस्फाई करा के देखना लंबा चौड़ा काम है भाई। क्यों, देखो अब तुम्हें क्या करके देखना पड़ेगा, पहले यहाँ पे लैम्डा की जगह तुम ए रखोगे, तो पहले तुम क्या निकालोगे, ए माइनस आई मैट्रिक्स निकालोगे, फिर तुम ए माइनस 2i मैट्रिक्स निकालोगे। अगर ए माइनस आई और ए माइनस 2i मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया तो यही हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर गया, समझ रहे हो। तो इसको सेटिस्फाई कर गया, ये हो जाएगा। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर ये तो कर ही रहा है सेटिस्फाई, ये तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल था, पर बाई चांस मान लो यहाँ पे 3 डिग्री होती तो फिर एक पॉसिबिलिटी और बन जाती, 2 वाली और एक 3 वाली और बन जाती, ए माइनस लैम्डा -1 का क्यूब और लैम्डा -2, एक पॉसिबिलिटी और बन जाती। फिर तुम दूसरे वाले ये सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर तुम क्या करते, स्क्वायर वाला करके देखते, ए माइनस आई मैट्रिक्स निकालते, उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करते, उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते और देखते कि नल मैट्रिक्स बन रही है कि नहीं बन रही, और फिर लास्ट में ये आता है, ये तो करेगा सेटिस्फाई। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया। बाकी मिनिमल पोलिनोमियल निकलेगा कैसे, अब वो मैं तुम्हें बताऊंगा एक दूसरे तरीके से भी। तुम इसका भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो एक मैं दूसरा तरीका बताऊंगा AMGM का यूज करके, उसकी हेल्प से भी हम देखेंगे कि मिनिमल पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, ए 1 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 1, ये एक मैट्रिक्स ले ली 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की। इसका इसकी क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यूज निकालेंगे। इसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगे, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल चाहिएगा। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालने का अच्छा तरीका है कि पहले आइगन वैल्यू निकाल लो। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालने का अच्छा तरीका है कि आइगन वैल्यू निकालो। ए माइनस लैम्डा आई करके मत निकालना, बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी आइगन वैल्यूज पता है ना तुम्हें, इसका ट्रेस कितना है 4, और बाकी 3 हो जाएंगी 0, बाकी 3 क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी।
तो हम इसका क्या बना लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना लेंगे, बन जाएगा। एक तो क्या आएगा, लैम्डा माइनस फोर का, लैम्डा माइनस फोर की एक ही डिग्री आएगी, है ना, एक बार आ रही है आइगन वैल्यू, और लैम्डा माइनस जीरो कितनी बार आएगा, 3 बार ही आएगा, क्योंकि आइगन वैल्यू ये 3 बार आ रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये होगा, बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये होगा। देखो आइगन वैल्यूज शॉर्टकट निकालने का कितना फायदा है, एक सेकंड में तुमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना ली, नहीं तो घंटा लग जाता। बोलो समझे या नहीं समझे? आया ना? अब देखो मिनिमल पॉलिनोमियल के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, मिनिमल पॉलिनोमियल के पास कितनी पॉसिबिलिटी है भाई, लैम्डा माइनस फोर तो रहेगा ही, हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल ये हो जाए, हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल लैम्डा स्क्वायर इंटू में लैम्डा माइनस फोर हो जाए, और हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाए, लैम्डा क्यूब इंटू में लैम्डा माइनस फोर हो जाए। आया ना? ये तीनों पॉसिबिलिटी है। अब पता कैसे लगेगा कि इनमें से कौन सा आएगा? अब देखो हमें इसके लिए तो कुछ नहीं चेक करना, फोर वाले के लिए तो कुछ नहीं चेक करना, ये तो सब में यही है, तो इसको छोड़ दो। हमें सिर्फ जीरो आइगन वैल्यू के लिए डिसाइड करना है कि मिनिमल पॉलिनोमियल में जीरो कितनी बारी दिखेगा, एक बारी दिखेगा, दो बारी दिखेगा कि 3 बारी दिखेगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले देखना है कि जीरो का एम कितना है, एम ऑफ जीरो, एम ऑफ जीरो कितना है, जीरो का एम है 3, जीरो का एम कितना है 3 है। अब इसका जीएम और निकाल के देखो, ए माइनस जीरो आई करो, इसका जीएम देखो कितना आ रहा है जीएम। तो जीएम के लिए हम क्या करेंगे, ए माइनस जीरो आई करेंगे, ए माइनस जीरो आई से मैट्रिक्स पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसकी रैंक 1 है, इसकी रैंक कितनी है 1 है, तो जीएम कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, इसका जीएम कितना हो गया, जीएम हो गया 3। आया ना? एम 3 और जीएम भी 3। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो एम है ना उसके पार्टीशंस कर लो, पार्टीशंस ऑफ एम, एम कितना है तुम्हारा 3 है, 3 के पार्टीशंस कर लो, 3 के पार्टीशंस क्या क्या हो सकते हैं देखो, हो सकता है तुम इसको 2 प्लस 1 लिख लो, या फिर हो सकता है तुम इसको क्या लिख लो 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख लो, और कोई इसका पार्टीशन हो सकता है, एक तो 3 अकेला, एक 2 प्लस 1 और एक 1 प्लस 1 प्लस 1, और कोई तो इसका पार्टीशन नहीं हो सकता। अब जितना जीएम है ना, जीएम कितना है, जीएम 3 है, जीएम कितना है 3 है। ये देखो कि वो वाला पार्टीशन कौन सा है जहां पे जितना जीएम है ना उतने ही पार्ट में ही टूट रहा है, जीएम कितना है 3 है, यहाँ पे एक पार्ट में टूटा, यहाँ पे 2 पार्ट में, यहाँ 3 में, तो इसको उठा लो। ठीक है, ये हमने क्यों सिलेक्ट किया, जितना जीएम था, बिकॉज जीएम इज 3, जीएम की वजह से मैंने ये पार्टीशन उठाया, जीएम कितना है 3 है, इसकी वजह से मैंने ये पार्टीशन उठाया। ठीक है, अब इसके अंदर देख लो मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर, इसके अंदर क्या देख लो, लार्जेस्ट नंबर देख लो, लार्जेस्ट नंबर इसके अंदर कौन है, लार्जेस्ट नंबर इज 1, इसके अंदर लार्जेस्ट नंबर क्या है 1 है, वो ही उस लैम्डा की पावर होगी, वो ही मिनिमल पॉलिनोमियल में दिखेगा तुम्हें लैम्डा की पावर में। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर क्या दिखा है 1 दिखा है, तो यानी कि लैम्डा की पावर सिर्फ 1 मिलेगी और लैम्डा माइनस 4, ये तुम्हारा मिनिमल पॉलिनोमियल है, समझे, ये वाला मिनिमल पॉलिनोमियल का मतलब, समझे कि नहीं समझे? एक और करा दूंगा, पहले ये बताओ समझे या नहीं समझे? क्लियर? एक और करें, देखो ये है आइगन वैल्यूज, देखो आइगन वैल्यूज क्या है, ट्रेस कितना है, ट्रेस 0 है, बाकी की 3 भी 0 ही होंगी, बाकी की 3 भी क्या होंगी 0 ही होंगी, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया लैम्डा की पावर 4। कई बार हम x की पावर 4 भी लिख लेते हैं, किसी में भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा की पावर में लिख लो या x की पावर में, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। तो मिनिमल पॉलिनोमियल के पास कितनी चॉइस हो गई, मिनिमल पॉलिनोमियल लैम्डा भी हो सकता है, लैम्डा स्क्वायर भी हो सकता है, लैम्डा क्यूब भी हो सकता है, और लैम्डा की पावर 4 भी हो सकता है। वो कैसे पता लगेगा, एक ही आइगन वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, एम देखेंगे पहले, एम कितना है 4 है, एम कितना है 4 है, जीएम निकालो, ए माइनस जीरो आई करोगे तो यही रहनी है, ए माइनस जीरो आई पे, इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक 1 है, इसकी रैंक 1 है, तो इसका जीएम कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। अब एम के पार्टीशन करो, पार्टीशन ऑफ एम, एम के पार्टीशन क्या होंगे, 4 के पार्टीशन, 4 को कैसे कैसे तोड़ सकते हो, 4 को हो सकता है तुम तोड़ दो 3 प्लस 1 में, 4 को हो सकता है तुम तोड़ दो 2 प्लस 2 में, दो वाले तो ये हो जाएंगे, फिर अगर तुम इसको 3 में तोड़ोगे तो 3 में क्या होगा 2 प्लस 1 प्लस 1, और तो कुछ नहीं हो सकता, और अगर 4 में तोड़ दोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएंगे। अब इसके अंदर से कौन से वाला उठाएंगे, जीएम कितना है, जीएम 3 है, तो 3 वाला कौन सा है, 3 वाला ये, 3 वाला ये है। इसके अंदर लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, इसके अंदर लार्जेस्ट है 2, इन तीनों के अंदर लार्जेस्ट नंबर कौन है 2 है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, समझे?
समझ गए? बोलो। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, या पता नहीं आ रहा है, बाई चांस अगर GM2 आ जाता, बाई चांस मान लो GM2 आ जाता, तो फिर हमारे पास दो पार्टीशन हो जाते, दो वाले दो पार्टीशन हो जाते। अगर GM बाई चांस 2 आ जाता तो फिर पार्टीशन दो हो जाते, ये वाला और ये वाला। कौन सा पार्टीशन लेते? वहां पे ये मेथड फेल हो जाता है। अगर GM सेम आ गया तो वहां पे ये पार्टीशन फेल हो जाएगा, ये मेथड फेल हो जाएगा। फिर क्या तरीका है? फिर कोई तरीका नहीं है, फिर पुट कर करके ही देखना पड़ेगा। पहले a की पावर 1, फिर a की पावर 2, फिर a की मैट्रिक्स की पावर 3, फिर a की पावर 4। अगर सेम पार्टीशन मिल रहा है GM2 आके, फिर छोड़ देना, फिर मत करना। फिर वैल्यू, फिर a को ही पुट करके देखना पड़ेगा, कहाँ पे मैं मिनिमल पॉलिनोमियल में a को पुट करके 0 बना पा रहा हूँ, वो फिर हमें वैसे ही देखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है उसका। बोलो, मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल लेंगे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम कर दिया तुमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर दिया। है ना? अब एक जाते जाते एक लास्ट चीज बता देता हूं, डायगोनलाइजेबिलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेबिलिटी और देख लो। तुम्हें, मेरे को लगता है लीनियर अलजेब्रा तो मैंने ढंग से करा दिया है ना? लीनियर अलजेब्रा में तो खूब डेप्थ में करा दिया। मैं प्रॉपर नेट के नोट्स करा रहा हूँ, नेट के ही हैं, और इसमें कुछ नहीं छुड़ा रहा हूँ, सब करा रहा हूँ। तो ये पूरा एकदम नेट लेवल का हो रहा है तुम्हारा अब तक जो भी हो रहा है, ठीक है? तो क्या कहता है कि ए मैट्रिक्स, ए n क्रॉस n मैट्रिक्स, इतनी डेप्थ में नहीं पूछता है, बाकी अब फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो क्या ही कंजूसी करें। ए n क्रॉस n मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ, देखो एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कब कहते हैं? अगर वो ए मैट्रिक्स किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है। ए इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है, ठीक है? और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। या फिर वो क्या कहता है कि और देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स पी, अगर एक ऐसी मैट्रिक्स पी मिल जाए सच दैट, जो ए मैट्रिक्स है ना वो ऐसी लिखी जा सके, पी डी पी इनवर्स, या फिर पी इनवर्स डी पी। अगर एक पी मैट्रिक्स ऐसे मिल जाए, सर 3 ले सकते हैं मिनिमल के लिए सिर्फ GM, सर 3 ले सकते हैं मिनिमल के लिए, GM इज 2। समझा नहीं मैं दीपिका? जितना GM होगा ना उतने ही वाला पार्टीशन उठाना है ना? अगर GM2 होगा, नहीं नहीं 3 नहीं ले सकते, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हमें यही नहीं पता इन दोनों में से लेना कौन सा है। अगर 2 का सिर्फ अकेला ये होता तो उसमें 3 आ जाता। हमें ये नहीं पता ना, अगर GM2 होगा तो इन दोनों में से कौन सा पार्टीशन सिलेक्ट करूं, वहां दिक्कत है। क्या कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है, या फिर एक ऐसी पी मैट्रिक्स मिल जाए कोई और, ताकि ये जो ए मैट्रिक्स है उसको तुम ऐसे लिख पाओ। यहाँ पे जो ये डी है, वेयर जो ये डी मैट्रिक्स है, ये क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स, और इसके अंदर आइगन वैल्यूज ही होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं? ए की आइगन वैल्यूज ही होती हैं। ए आइज क्या होती हैं? ए आइज क्या होती है? आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। अगर एक ऐसी पी मैट्रिक्स मिल जाए तुम्हें, अगर एक ऐसी पी मैट्रिक्स मिल जाए जिसके लिए तुम एक डी मैट्रिक्स बनाओ सारी आइगन वैल्यू से, और उनको मल्टीप्लाई करा दो तो वापस ए आ जाए, अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि हमारी ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। ये डेफिनेशन गई भाड़ में। तुम्हें सिर्फ एक बात ये पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ से, इससे बढ़िया कोई कंडीशन नहीं है, इफ एंड ओनली इफ AM इज इक्वल टू GM फॉर ऑल आइगन वैल्यूज। चलो बस, डायगोनलाइजेबिलिटी खत्म इस एक थ्योरम से, इस एक थ्योरम से डायगोनलाइजेबिलिटी खत्म। क्या कहता है? अगर हर एक आइगन वैल्यू के लिए AM और GM अगर बराबर हुआ तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी। अगर एक भी आइगन वैल्यू के लिए AM और GM बराबर नहीं हुए तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती। हर एक आइगन वैल्यू का AM और हर एक आइगन वैल्यू का GM अगर सेम है तो वो डायगोनलाइजेबल है। अगर वो अलग अलग है एक के लिए भी तो वो डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जो बात मैं शुरू में डिस्कस कर रहा था, क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं, क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं, ए मैट्रिक्स विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज is always diagonalizable, is always diagonalizable। अगर एक मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं, अगर एक मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज क्या है? डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो सबका AM तो 1 होगा, और सबका AM अगर 1 है तो उनका GM भी 1 ही होगा, क्योंकि वो सब एक एक बार ही आ रही है, एक एक बार आ रही है तो GM भी 1 ही हो सकता है, तो AM और GM अपने आप सेम हो जाएंगे। तो अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी सारी आइगन वैल्यू अलग अलग आ रही है तो आंख बंद करके कह दो कि वो डायगोनलाइजेबल है। बाकी जिसमें AM एक से ज्यादा आ रहा है वहां पे GM निकाल के देख लेंगे, अगर GM सेम आ रहा है तो ठीक, नहीं तो नहीं है डायगोनलाइजेबल। अगर एक आइगन वैल्यू एक ही बार आ रही है उसके लिए GM निकालने की जरूरत नहीं है, उसका GM 1 ही हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही करेंगे, AM GM का कंसेप्ट हमने निपटा दिया। कल मैं तुम्हें बताऊंगा स्पेशल मैट्रिसेस, अगर कहोगे तो जकोबियन बोल रहा हूँ, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी सिखा दूंगा। वैसे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इसमें तो आएगा नहीं, टीचिंग बैच में तो, टीचिंग वाले में तो आएगा नहीं इसमें, बाकी कुछ कह नहीं सकते, पर थोड़ा सा वो कम चांस है। बाकी कहोगे तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी कर लेंगे, वो भी ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बाकी वो नेट में आता है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, JC फॉर्म। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, 1 या 2 क्लास और लूंगा फिर ये अच्छे से हो जाएगा।
मैं रोज यही कहता हूँ कि 1 या 2 क्लास और लूंगा। चलो खैर कोई नहीं, ठीक है फिर, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मेरे को उम्मीद है क्लास मजेदार लगी होगी। अब मिलेंगे हम कल, बाय। ठीक है, चलो।